ओके, सो यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि रेल में जो डेट इंक्रीज हो रही है उसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। सो हम्म फर्स्टली तो डायरेक्ट अगर सिंपल टर्म्स में सोल्यूशन बोलो कि हमें फोकस करना पड़ेगा रेवेन्यू कैसे हम और इंक्रीज करें। तो उसके लिए वी आर फोकसिंग, बट अभी पैन इंडिया लेवल पे इतना ज्यादा हमें डेवलपमेंट नहीं देखने को मिली है। जब हम बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे स्टेशन, सो वहां पे जो इवन हमने बात करी कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस ओपन अप हो सकते हैं, होटल्स आ सकते हैं, रेस्टोरेंट्स आ सकते हैं, तो वो एक एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन हो सकता है फॉर द रेलवेज। एंड वो कहीं ना कहीं अगेन फिर जो मॉडर्नाइजेशन एलिमेंट है वो भी साथ के साथ आ जाएगा। सो दिस कैन बी वन एरिया। एंड इसके अलावा मैं ऐड करता हूँ मानसी, आप ठीक है। देख लेगा आर्टिकल में। प्रवेश, पहली बात तो रेलवे का जो इसमें रेवेन्यू है ना वो 99.6 है, और रेवेन्यू 99.6 और जो खर्चा है 100 है। नहीं, 100 रेवेन्यू और 99.6 खर्चा है, तो 0.04 का ही ऑपरेटिंग रेशियो है, सिर्फ और सिर्फ। तो आई ठीक। थिंक उसको अगर बढ़ाना है तो 3 एरियाज पे काम करना चाहिए। पहली बात है फ्रेट, जो ट्रेन है उसका, उससे प्रॉफिटेबल ज्यादा है एज कंपेयर टू पैसेंजर ट्रेन से। तो फ्रेट ट्रेन का आउटपुट बढ़ाना चाहिए थ्रू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। सेकेंड वुड बी यूसेस ऑफ मोर थर्ड 3 टियर एंड सेकेंड टियर एसी, क्योंकि बाकी जो फर्स्ट टियर है ना वो लॉसेस में चलती है, तो उसका वो हो सकता है। और थर्ड वुड बी यूसेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट और पीपीपी मॉडल बाय द प्राइवेट सेक्टर, ताकि कैसे रेलवेज में भी एडवर्टाइजमेंट यूज करके इन्वेस्टमेंट किया जाए, और स्टेशन तो आप दे ही सकते हो स्पेसिफिक प्राइवेट मॉडल। फॉर एग्जाम्पल IRCTC, इट इज ए प्राइवेट कंपनी, जिसमें शेयर है कुछ गवर्नमेंट का भी, तो उससे ठीक। एफिशिएंसी बढ़ेगा ठीक है, तो और फिर आपके तीनों एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल अच्छे हैं, लेकिन ओशिक आपका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो थोड़ा एंटी मतलब पब्लिक है। वो थोड़ा मैं बताता हूँ क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। क्योंकि आप बोल रहे हो कि हम सेकंड टायर थर्ड टायर को प्रमोट कर देते हैं, सॉरी फर्स्ट टायर को कर देते हैं, और मतलब और नहीं फर्स्ट नहीं नहीं टायर में। नहीं, मैंने बताया फर्स्ट टायर को नहीं करना चाहिए उतना, सेकंड थर्ड और करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टायर में लॉसेस ज्यादा होता है। क्योंकि मैक्सिमम जो फर्स्ट ईयर होता है और रिजर्व होता है पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट और हायर से, बाकी लोग के लिए जो जो जीतते हैं मेडल वेडल उनके तो लिए। आपके हिसाब से वो तो खाली जाते हैं डब्बे, आप ये कह रहे हो? हाँ, मतलब खाली जाते हैं लेकिन लास्ट मिनट में उनका रिजर्वेशन होता है और अपग्रेडेशन भी होता है, सेकंड टू फर्स्ट होता है, या फिर और लोग भी तो कम रहते हैं ना उसमें। तो आई थिंक ये मैक्सिमम लोग प्रेफर करते हैं फ्लाइट से। तो थर्ड ठीक है। 3 टियर को कम से कम प्रमोट ज्यादा करना चाहिए। वो एक सेकंड थर्ड सोल्यूशन है, फर्स्ट तो फ्रेट कॉरिडोर का ही है, ठीक और है। सो यहाँ तो पे वो स्टेशन इसी पीपीपी के साथ मॉडल। ओके, हम मैं बोलो, हाईलाइट कर मानसी आप देती हूँ बोलो। क्या क्या आर्टिकल्स, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे लिए हैं। एक तो वो ये बोल रहे हैं कि जो फ्रीट सेगमेंट है वो प्रॉफिटेबल है कंपेयर टू जो हमारा पैसेंजर सेगमेंट है। सो पैसेंजर सेगमेंट में हमें लॉसेस देखने को मिलते हैं, फ्रीट सेगमेंट में हम प्रॉफिटेबल है। बट फ्रीट सेगमेंट में भी एक मतलब पैटर्न देखा जा रहा है कि सिर्फ वहां पे भी डोमिनेशन है, सिर्फ कुछ ही कमोडिटीज का जो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो उसमें हम बेसिकली और जो ऑप्शंस डाइवर्सिफाई कर सकते हैं उसके थ्रू हम एडिशनल रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली रेलवेज भी, कि कैसे हम फ्री सेक्टर में और रिफॉर्म्स लेके आ सकते हैं, उस पे फोकस कर रहे हैं फॉर जनरेटिंग मोर ऑफ रेवेन्यू। तो हम यहाँ पे ये भी बात कर सकते हैं कि पैसेंजर सेगमेंट को कैसे आप प्रॉफिटेबल बना सकते हो फिर। बोलो प्रवेश आप। ठीक है, तो पहला मैं एक पॉइंट फ्रेट का भी बोल देता हूँ कि हम जो फ्रेट है उसका भी डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। और उसमें भी जैसे कि हमारा कोल्ड ट्रेन चल रही है आज के टाइम पे ऑन द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, तो एग्रीकल्चर और रॉ मटेरियल्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, सो दैट कैन आल्सो बी मोर प्रमोटेड इन द फ्रेट ट्रेन्स। इसके साथ जो आपने पैसेंजर्स की बात की, तो मुझे आई ऐसा वुड लगता है लाइक टू कि ऐड हम एग्री पैसेंजर में रेल, लॉस में क्यों चल रहे हैं। जो आप बात क्या की हो? एग्री रेल। एग्री रेल। हाँ वो हुआ था, उसमें हाँ। एग्रीकल्चर कम्युनिटी भी ऐड हुआ था। हाँ ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पैसेंजर्स ट्रेन्स हैं उनमें मतलब हम घाटे में इस वजह से चल रहे हैं क्योंकि जो हमारी पैसेंजर ट्रेन्स हैं वो बेसिकली हम शॉर्ट रूट पे चलाते हैं, जिसकी वजह से हमें बार बार जो ट्रेन है वो रुकती हैं और बार बार जो है वो मतलब स्टॉपेजेस ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से जो है यूज़ ऑफ ऑयल और यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो ज़्यादा कंज्यूम होता है, जिसकी वजह से नुकसान होता है। तो हम लॉन्ग ट्रेन्स मतलब लॉन्ग जो है उसकी रूट की ट्रेन्स वगैरह उस पर ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। और दूसरा ये कि सबसे बड़ी दिक्कत इसमें टिकटिंग की है
कि मोस्ट ऑफ द कंज्यूम जो पैसेंजर ट्रेन होती हैं वहाँ पे अराउंड 30 to 35% जो है ट्रेन में टिकट ही नहीं होती है लोगों के पास। तो उसके लिए हम टेक्नोलॉजी का थोड़ा यूज कर सकते हैं। आईआरसीटीसी जो मैकेनिज्म उसको थोड़ा और प्रमोट कर सकते हैं। जो मिडल मैन और कार्टेलाइजेशन होता है रेलवे की टिकट्स में, स्पेशली इन द स्टेट्स लाइक बिहार, झारखंड, जहाँ के लोगों को ट्रेन की टिकट से नहीं मिलती है बट पैसेंजर्स आर मोर, तो उस स्पेसिफिक एरियाज में हम थोड़ी अपनी सर्विलेंस जो रेलवे डिपार्टमेंट की है इन दिस रिगार्ड वो थोड़ी हम रोबस्ट कर सकते हैं। और दूसरा हम फेस्टिवल्स के नजरिए से भी हम, क्योंकि इंडिया इज नोन फॉर फेस्टिवल, तो हम डिफरेंट फेस्टिवल ट्रेन्स भी जो चलाते हैं उनकी भी थोड़ी जो नंबर्स है वो उनकी जो फ्रिक्वेंसी वो ज्यादा कर सकते हैं, ताकि जो पैसेंजर ट्रेन्स में है, उनमें हमें थोड़ा ज्यादा पैसा मिले। तो एक पॉइंट मैं यहाँ और ऐड करूंगी कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रूट्स हैं हम उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। एंड मतलब अकॉर्डिंग टू मी जो पैसेंजर सेगमेंट लॉस में उसके पीछे मेजर रीजन यही है, जो प्राइस है टिकट्स का वो कंपैरेटिवली बहुत लेस है। सो प्राइस हम इंक्रीज कर नहीं सकते हैं ओवरऑल, अगर हम बात करें जनरली फॉर ऑल द सेगमेंट्स। तो जनरली ये भी देखा जाता है कि जो वेल ऑफ पीपल भी है वो भी प्रेफर करते हैं ट्रेन से प्रेफर करना, तो उनके लिए हम प्राइसेस थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हैं या इंक्रीज कर तो सकते मानसी, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आज के टाइम पर, जैसा कि आपने बात बताई कि थोड़ा मिडिल क्लास लोग और जो वेल ऑफ लोग हैं वो ट्रेन से प्रेफर करते हैं, तो उनको सबसे बड़ा जो इश्यू रहता है वो क्लीनलीनेस का, सैनिटेशन का रहता है। तो हैं। वी हाँ, कैन फोकस मोर ऑन स्मार्ट ट्रेन्स लाइक वी हैव वंदे भारत ट्रेन्स। सो दीज ट्रेन्स आर मोर अपीलिंग फॉर दीज पीपल, जहाँ पर सैनिटेशन की, डिजिटाइजेशन की, रिक्रिएशन फैसिलिटीज जो है रेलवेज प्रोवाइड करता है, ताकि एक अच्छा एक्सपीरियंस लोगों को मिल सके। तो ठीक। उस पर हम थोड़ा फोकस कर सकते हैं। कौशिक आपको कुछ बोलना है? नहीं मानसी, एवरी पॉइंट्स हैज बीन कवर्ड। ठीक हम है। लोग आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा डिस्कशन था इस पे। हम्म। ऊपर ऊपर के लिए मानसी एक बार प्रवेश से पूछना है मुझे एक शॉर्ट क्वेश्चन कि वेनेजुला जो है प्रवेश, कि फेमस क्यों है, एक तरह से क्यों न्यूज में है बेसिकली, और वो क्या चीज के लिए जाना जाता है वेनेजुला? तो आई थिंक वी इम्पोर्ट ऑयल फ्रॉम वेनेजुela। नहीं नहीं, हम लोग करते हो नहीं करते हो वो हाँ, सेकेंडरी हो गया, मतलब कि क्यों वेनेजुला जाना जाता है बेसिकली वर्ल्ड में, और क्या इशू है वहां पर? नहीं, मुझे नहीं अगर पता, आप बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो वेनेजुला बेसिकली जो डिक्टेटर के रूलिंग के अंडर में, उनका प्रेसिडेंट मडुरो नाम है, मडुरो। और वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था। तो उन्होंने फ्रीबीज का कल्चर स्टार्ट किया था बेसिकली, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, क्योंकि दे वर डिपेंडेंट ऑन ऑयल रिसोर्सेस। तो उसके बाद जब पैसा खत्म हो गया, तब वो दे वर प्रिंटिंग मोर मनी, और उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ गया और क्राइसिस आ गया कंट्री के अंदर। और तो ये एक पार्ट हो गया इकोनॉमिक का पार्ट। मैं बात कर रहा हूँ कि जो वर्ल्ड लार्जेस्ट, हाँ वही, मैं वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है, हाईलाइट सबसे करूंगी ज्यादा इसी में वर्ल्ड में। इकोनॉमिक में औशक आप कंप्लीट करो। इकोनॉमिक में मैं जस्ट ऐड करूंगी कि यूएसए इंपोर्ट करता है ऑयल फ्रॉम वेनेजुएला, तो यूएसए ने जब स्टॉप कर दिया इंपोर्ट या बहुत रिड्यूस कर दिया तो उसकी वजह से भी इकोनॉमिक हाँ। क्राइसिस हुई, क्योंकि ऑयल एक्सपोर्ट पे ही कहीं ना कहीं बोल सकते हैं वेनेजुएला की पूरी इकोनॉमी और जो इनकम है वो उससे जनरेट हो रही है। एंड और इसकी वजह से दूसरा मैं, हाइपर इन्फ्लेशन भी देखी गई थी, तो एज वो एन तो कौशिक ने बोल दी थी मानसी शायद। लाइक हाइपर इन्फ्लेशन वाज द टर्म। हाँ, तो हेलीकॉप्टर मासी मनी ने ऐड बोलते हैं ना किया मानसी शायद इसे। नहीं, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। मनी के बारे में नहीं बोल सकते हैं यहाँ से हम। हेलीकॉप्टर मनी। मासी ने ऐड किया यूएस इम्पोर्ट ऑफ वेनेजुला, सही है, वो कैंसिल हो गया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी ये है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है, मोर देन सऊदी अरेबिया ईरान कंबाइंड, मतलब इतने ज्यादा है। लेकिन हम्म। सोचिए ऐसा हाल है, तो वो क्वेश्चन है, क्वेश्चनेबल मैटर है, मतलब मैटर है वो प्रवेश। सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है वर्ल्ड में, आप सर्च भी करिएगा तो आ जाए। आगे बढ़ते हैं। तो इट हैज बिकम वन ऑफ द रीजन्स मोस्ट पुअरेस्ट कंट्री नाउ। सो सैंक्शंस हम्म। भी लगाएगा, यूएसए सैंक्शंस लगाए थे बट तो उसकी वजह से पूरे रेपरकशंस देखने को मिल रहा है। इसमें एक मानसी एक इकोनॉमिक टर्म होता है ना, कि अगर आप ऑयल मनी पर डिपेंडेंट रहते हो, और एक ईज ऑफ लिविंग घटते रहता है फिर धीरे धीरे। एक स्वीडन का एग्जांपल था, नॉर्वे का कोई एग्जांपल था, इकोनॉमिक टर्म होता है इससे। अभी तो इफ ऐसा मेरे को कुछ लाइक एग्जैक्टली नहीं कुछ रिकॉल कर पा स्वान टाइप नाम था। ब्लैक ठीक स्वान है आप, कुछ बोलते हैं।
तो प्राइम मिनिस्टर हैज बीन डिस्कसिंग द सिक्योरिटी सिचुएशन इन वेस्ट एशिया में. सो वी नो कि रिसेंट जो हमास अटैक चल रहा है, गाजा वॉर चल रहा है, इजिप्ट के साथ हमने डिस्कस किया है. सो सिनाई पेनिनसुला वाला एरिया जोग्राफिकली अगर हम लोकेशंस की बात करें तो दैट इज इम्पोर्टेंट. तो लोकेशन एंड मैप वर्क भी इस एरिया का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो for that also like Sea of Galilee is located there, Golan Heights is there. Countries की अगर हम बात करें जो इस region में located है, इजराइल हो गया, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, ये सब countries हैं. Oshik, I have a question to you And that हम अपने डिफेंस सोवरेनिटी को बढ़ाने के लिए हम इजराइल से क्या दो चीजें सीख सकते हैं? पहला फर्स्ट वुड बी द यूज ऑफ साइबर कैपेबिलिटीज we can learn from Israel. Second would be the use of technological advancement in defense capability. Defense, for example, जो उनके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी हो गया या फिर आर्म्स एंड एम्युनिशंस. हाँ आर्म्स एक एम्युनिशन हो और गया. इम्पोर्टेंट पॉइंट कि तो इस वॉर एयरफोर्स उनके पास ज़्यादा नहीं है, ना ही कि शिपिंग है. वो उनके पास कैपेबिलिटी ऑफ डिफेंस है, जैसे बीएमडी है ना इंडिया के पास, वैसी आयरन डोम है, वैसी वो सब में अच्छे उन्होंने वो ड्रोन के लिए, और साथ ही साइबर, ये तीन एरिया है. हाँ, तो यहाँ पे एक पॉइंट जस्ट मैं यही ऐड करूंगी कि एज अ लेसन आउट ऑफ दिस अटैक व्हाट इंडिया कैन लर्न इज द रिक्वायरमेंट एंड सूटेबिलिटी ऑफ एन इमरजेंसी डिफेंस सिस्टम या डिप्लॉयमेंट ऑफ सच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकली सिस्टम बॉर्डर एरियाज में या डिफरेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे. हाँ हाँ मानसी, मतलब बात कर एक चुके चीज हैं तो पहले. है कि हाँ बात कर चुके हैं, और दूसरा है कि इंडिया थोड़ा डिफरेंट है. मतलब इंडिया आई हाँ, थिंक वो एग्जैक्ट इज, रेप्लिकेशन हाँ बट हाँ रेप्लिकेशन. सर्टेन मतलब डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है हमारा जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम रहेगा या अटैक सिस्टम बोल सकते हैं. वहाँ मैन पावर का कमी है ना, तो छुट्टी का चांसेस ज्यादा रहता है हॉलीडे का. इंडिया में ऐसा क्राइसिस नहीं है मैन पावर, हाँ. मतलब ह्यूमन का, तो उसमें सो दिक्कत नहीं. इलीगल सैंड माइनिंग के लिए एज सोल्यूशन ईडी रोप्स इन इसरो. सो यहाँ पे सैटेलाइट डेटा एंड इमेजिंग को यूज ये कर. मैं कवर कर लेता हूँ हाँ, कि ठीक है. ईडी वो यूज कर रहे हैं इसरो एंड आईआईटी कानपुर असिस्टेंस इन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन. तो कैसे कर रहे हैं, तो नीचे में दिया हुआ कि आईआईटी के टू एक्सेस द एरिया एंड क्वांटम ऑफ सैंड माइंड, मतलब कि कितने सैंड माइंड हुए हैं उनका मैपिंग करना, उनका क्वांटिटी या फिर उनका जो क्वालिटी देखना, कहाँ कहाँ से माइन हुआ है. उससे इमेज दिखा हुआ, द इमेज विल हेल्प इन असेसिंग द डेप्थ ऑफ सैंड माइंड. और सैटेलाइट इमेजरी और साथ ही साथ जो बेड रॉक मटेरियल हो गया उसका केमिकल एनालिसिस से पता चल सकता है कि कितना सैंड माइंड हुआ है, कितना टन, उसके हिसाब से पेनल्टी लग सकता है. तो ईडी उसको जांच कर. तो ओशिक, मुझे ऐसा लगता है कि सैंड माइनिंग की जो रिकॉग्निशन है वो जरूरी हो जाती है, लेकिन मेजर प्रॉब्लम इंडिया के अंदर इलीगल सैंड माइनिंग की रिकॉग्निशन की नहीं है. वो ये है कि इलीगल सैंड माइनिंग पता लगने के बाद भी रुकती नहीं है, बिकॉज ऑफ वेरियस पॉलिटिकल टूल्स एंगेज्ड इन इट. तो आप क्या ऐसे स्टेप्स लेंगे कि आप सैंड माइनिंग को, इलीगल सैंड माइनिंग को रोक सकें? पहली बार सैंड माइनिंग को रेगुलेट कर सकते हैं, एक डेडिकेटेड चैनल दिया जा सकता है नियर बाय द रिवर, और एक जगह जहाँ पर सैंड माइन को एक तरह टेंडर पास किया जाता है, कि जैसे कोल का होता है, तो कोल का एक अच्छा नहीं नहीं, सिस्टम ऑलरेडी है, आई तो एम वेरी मच सैंड के लिए कर कंसर्न सकते अबाउट these institutional things. My question is, let's suppose if you know that illegal sand mining is happening on a very large scale, let's suppose on the banks of the Yamuna river, how you are going to take some steps कि वो ना हो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एसेस द एरिया कि कहाँ पर हो रहा है, और उसका जो रिपोर्ट है ना वो मैं सीनियर को भेज दूंगा. और सीनियर के हिसाब से जैसा बोला जाए कि इसको सील करना है या फिर आगे स्टेप लेना है, तो मैं उस पर कार्रवाई करके उसको बंद कर सकता हूँ, ताकि इलीगल सैंड माइनिंग है तो. और मैं रिकमेंडेशन में स्टेप दूंगा कि रेगुलेट करना चाहिए सैंड माइनिंग. सैंड माइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, तो उसको रेगुलेट किया जाए. तो उसके लिए मैं स्टेप्स दूंगा कि आप ई टेंडर आप दीजिए, या फिर आपके पास एक डेडिकेटेड मैपिंग होना चाहिए एक जगह का, तो मैं दूंगा. तो ये यहाँ पे हम बात कर सकते हैं मासी, ऑल्टरनेटिव टू सैंड भी कुछ क्या हो सकते हैं. मतलब हम मैन्युफैक्चर्ड सैंड बोलते हैं, हाँ 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 सैंड हाँ बोलते हैं, तो ऑल्टरनेटिव. क्या हाँ ऑल्टरनेटिव के पर्सपेक्टिव से और कुछ चीज रिप्लेस कर सकती है, नहीं कर सकती, तो एक वो चीज भी हो जाएगी. एंड यहाँ पे भी अगर हम बात करें स्पेसिफिकली कि क्या किस तरीके से इस चीज को इलीगली किया जा रहा है, तो फेक रिसिप्ट्स भी
रिकवर की गई हैं, काउंटरफीट QR कोड्स यूज किए जा रहे हैं, तो इरेगुलरिटीज इस तरीके से रजिस्टर की गई हैं, और वॉयलेशन ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस नॉर्म देखा गया है, एंड इट इज बीइंग सोल्ड इलीगली टू सैंड लॉरी ओनर्स। तो एक प्रॉब्लम ये भी देखी जाती है, हम बोलते हैं सैंड माफियाज हैं, तो जो मसल पावर एसोसिएटेड है विद देम। तो आई थिंक प्रवेश इस पॉइंट को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे थे कि इसकी वजह एग्जैक्टली से हाँ जो प्रॉब्लम है उसको एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे रोकना। तो मसल पावर को रोकने के लिए पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग चाहिए। हाँ, उसके लिए हैंड आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव प्लस जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, दोनों का सहयोग चाहिए। उसके के लिए रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा, कंप्रहेंसिव रिपोर्ट। उसके बाद ही एक्शन लिया जा सकता है ऑन द स्पेसिफिक भारतीय न्याय संहिता एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर, है कि नहीं प्रवेश? ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा लोकल पुलिस डिपार्टमेंट है उसको एक स्पेशल SIT कंस्टिट्यूट करनी चाहिए ऐसे मुद्दों पर, और इसमें हम ED की और जो हमारा लोकल मीडिया होता है, जो नेशनल मीडिया होता है, उनकी हम असिस्टेंस ले सकते हैं, ताकि जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन्वेस्टिगेशन में आती है, वो पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है वो कहीं ना कहीं रुक जाए। क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रोक देते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर द लोकल पुलिस टू कर्ब दीज काइंड ऑफ इलीगल थिंग्स। हम्म, ठीक। आगे बढ़ते हैं मानसी। तो विजन इंडिया रिलीजन 2047। तो ओके। आई थिंक आई वांट टू आस्क प्रवेश कि आपके हिसाब से विजन इंडिया में क्या होना चाहिए? कोई पहला जो 5 इंपॉर्टेंट जो एरियाज जो विजन इंडिया 2047 में होना चाहिए, जो होना ही चाहिए बेसिकली, इसके बावजूद इंडिया नहीं बन सकता डेवलप कंट्री, वैसा टाइप। ठीक है। तो सबसे पहला शॉर्ट जो में बोलेगा, हमारा, स्पेसिफिक। ठीक है, सब तो साइंटिफिक एडवांसमेंट जो है वो होनी चाहिए। उसमें इसरो वगैरह और जो हमारी अलग अलग एजेंसीज हैं वो काम कर रही हैं। दूसरी, हमारा जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं उनमें पर्सनल लेवल पे भी, मैन पावर पे भी और टेक्नोलॉजी में भी हर जगह प्रॉपर R&D होनी चाहिए और उसकी रोबस्टनेस बढ़ानी चाहिए। तीसरा, अ, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग और जीरो बेस्ड बजटिंग फार्मिंग की तरफ बढ़ना चाहिए। दूसरा, जो हमें जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी भी हमें जो अपील है इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड, उसको बढ़ाने के लिए अलग अलग SEZ क्रिएट करने चाहिए। और एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ केयर सेक्टर में हमें जो प्रॉब्लम्स है, स्पेशली अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें, हंगर की बात करें, पॉवर्टी की, मेल न्यूट्रिशन की, तो ये हमें थोड़ा करना चाहिए। और हमारे यहाँ जो रीजनल अनइवन डेवलपमेंट है उसको कम करने के लिए हमें स्मार्ट सिटीज और स्मार्ट विलेजेस की तरफ बढ़ना चाहिए। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैं बोलना मैं चाहूंगा। इसमें बस शॉर्ट में ऐड करूंगा, फिर मानसी टेक ऑन कर सकती है। हम्म। पहला जो एरिया होगा वो मैल न्यूट्रिशन का हो, मुझे मेरे हिसाब से, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है इंडिया के लिए, मैल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन। और सेकेंड वुड बी द मैन्युफैक्चरिंग, जो परसेंटेज है वो इंडिया का बढ़ना चाहिए, तभी हम लोग ग्लोबल पावर बन सकते हैं। थर्ड वुड बी हेल्थ केयर सेक्टर, कैसे प्रिवेंटिव, पोस्ट केयर, क्यूरेटिव केयर एंड पैलेटिव केयर काम करना चाहिए। फोर्थ इज डिफेंस कैपेबिलिटी एंड R&D साइंटिफिक डेवलपमेंट में। और फिर बाकी जो प्रवेश ने कहा वो ऐड हो सकता। ओके, मानसी तो आपको। यहाँ पे सब आर्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन की गई हैं, जो आपने पॉइंट्स हाईलाइट करे वो इम्पोर्टेंट है, बट प्राइमरी अगर हम बात करें, प्राइमरी चीजें क्या है जो हम एज अ प्रायोरिटी लेके चल रहे हैं। सो सबसे पहले अगर हम बात करें मिडिल इनकम ट्रैप की, सो देखा ये जा रहा है कि जैसे आज हम बात कर रहे थे, हमारी पर कैपिटा इनकम है समवेयर अराउंड $2600, एंड हम पहुंच चुके हैं एट द 5th लेवल, 5th लार्जेस्ट GDP है हमारी। सो अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि मिडिल इनकम ट्रैप, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हमारा पर कैपिटा इनकम $5000 से $6000 तक रीच हो सकता है, एंड उस लेवल के जाने, उस मतलब वो अचीव करने के बाद हम वहां पे ट्रैप हो सकते हैं। तो एक ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी मिडिल इनकम ट्रैप की। अर्जेंटीना के केस में भी यही देखा गया था कि इट गॉट स्टक इनटू दिस मिडिल इनकम ट्रैप। सो हम, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर टारगेटिंग कि हमारी जो इकोनॉमी है, GDP साइज है, 2047 तक $30 ट्रिलियन तक हम इसको रीच कर लें, एंड टारगेट फॉर पर कैपिटा इनकम इज 18,000 टू $20,000 के बीच में। तो मिडिल इनकम ट्रैप से बचने के लिए हम और क्या कर सकते हैं? फर्स्टली,
फोकस करना स्किल्स पे, स्किलिंग इंडिया जो हम मिशन लेके आ रहे हैं, बट उस पे और लाइक वॉर फुटिंग पे वर्क करना, वो एक हमारे लिए सबसे हम बोल सकते हैं सेवियर हो सकता है हमारे लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और बड़ा कंसर्न जो है दैट इज जो रीजनल डिस्पैरिटीज एग्जिस्ट करती है। देखा ही जा रहा है कि ईस्ट इंडिया की बात करो, नॉर्थ की बात करो, तो रीजनल डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा है। तो वी आर सीइंग कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया समवेयर इट लैग्स बिहाइंड, अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के सेंस में, या इवन इकोनॉमी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो वी आर फोकसिंग अपॉन दिस थिंग। सो एक ये एलिमेंट रहेगा हमारे विजन इंडिया 2047 डॉक्यूमेंट का। और आईटी सेक्टर की हम हमेशा बात करते हैं कि सर्विसेज में हम, एक्सपोर्ट्स में वी हैव सरप्लस। सो ये एक लेवल है जो हम अचीव कर चुके हैं, सर्विसेज सेक्टर एक्सपोर्ट, एंड वहां से हम बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं। बट बात जो आती है कि क्या हम वर्ल्ड के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो ये एक नेक्स्ट लेवल है जो हमें टारगेट करना चाहिए टू इमर्ज एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर। एंड डेवलपिंग स्किल्स की हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये मेन एरियाज हैं जहाँ पे हम मैसिवली एंड स्पेसिफिकली फोकस करने वाले हैं। यस। तो एक जो हमने डिस्कस किया वो कॉम्प्रहेंसिव एरियाज हाँ, था। वो कॉम्प्रिहेंसिव। और फिर इन मानसी ने डिस्कस किया मिडिल इनकम ट्रैप, डेवलपिंग स्किल्स, और फिर आईटी सेक्टर का एक्सपोर्ट क्वालिटी और बाकी सब, और रीजनल रीजनल, इनडिस्पैरिटी। हाँ, हाँ, ये अच्छा था। इंपॉर्टेंट चीज हो गई और हमारे टारगेट लेवल्स हो गए। क्योंकि मिडिल इनकम ट्रैप सबसे अच्छा एग्जांपल है अर्जेंटीना और हम्म, ब्राजील। हाँ। सबसे एक अच्छा एग्जांपल। और इवन हम अपने ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी किन एरियाज पे फोकस करने वाले हैं, प्रोडक्टिविटी पे अगर हम फोकस करेंगे, कैसे हम और इनकम बात करते हैं, डबलिंग ऑफ द फार्मर्स इनकम, तो उस पे हम फोकस कर रहे हैं। तो वो भी हमें इस ट्रैप से बाहर निकलने में हेल्प कर सकते हैं, मतलब इंश्योर करेगा कि हम इसमें ना फंसे, वी डू नॉट गेट ट्रैप्ड इनटू दिस। सो एग्रीकल्चर एंड स्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, रीजनल डिस्पैरिटीज को एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। So I think हम next newspaper पे move कर सकते हैं, because we've already taken a lot of time over here. Passive funds के बारे में you can just look at the characteristics क्या होते हैं passive funds की, and ये हमारे लिए prelims के लिए important हो जाएगा। बता दो शॉर्ट में मानसी। ठीक है, बिटवीन एक्टिव म्यूचुअल फंड स्कीम्स एंड पैसिव फंड में क्या डिफरेंस होता है? तो वी आर सीइंग की रिसेंटली पैटर्न ऑफ शिफ्ट जो भी हो रहा है इन्वेस्टमेंट में भी, वो ज्यादा फेवर है पैसिव फंड्स के कॉन्टेक्स्ट में। तो जैसे कल हम बात भी कर रहे थे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो SIPs रहते हैं, सो वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो पैसिव इन्वेस्टमेंट फंड हो गए। मतलब उस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो पैसिवली रादर देन एक्टिवली करते हो। तो ये जो टर्म्स मानसी, से मीनिंग जो क्लियर है। मतलब अगर अम, हमें एक ट्राइबल को समझाना हो कि हम्म आपके लिए हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं और आप यहाँ हमारे पास दो तरीके के फंड हैं, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। तो आप किस तरीके से उसे मतलब आम भाषा में समझाएंगे कि क्या एक्चुअल में है, मतलब अगर प्रवेश, एग्जांपल आप दे क्या सके। कहना चाहते हो कि पताई को समझ में नहीं आएगा? हाँ, ऑब्वियसली। हाँ, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आइडिया रहता है, मतलब म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग की क्लैरिटी नहीं होती है इतनी। सो इसमें सिंपली मैं यही बोलूंगी कि एक्टिव में आप ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इनिशियली इन्वेस्ट कर रहे हो, बट जो पैसिव फंड्स रहते हैं उसमें आप कुछ छोटा छोटा अमाउंट करके भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और उसमें मोर डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस आपके पास रहते हैं टू इन्वेस्ट। एंड यहाँ पे एक एलिमेंट ये तो भी आ जाता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी की भी जब हम बात करते हैं, सो किसी तो विच इज बहुत सारे मोर सिक्योर फंड इन दीज? सिक्योर के सिक्योरिटी की टर्म्स में अगर आप बात करो, तो रिस्कीनेस रिड्यूस करने के लिए हम हमेशा ये बोलते हैं कि जितना ज्यादा डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस में आप इन्वेस्ट करोगे तो वो ज्यादा सेफ रहता है। तो ऑल इन ऑल अगर आप बात करो म्यूचुअल फंड्स की, तो वो कंपैरेटिवली सेफ रहते हैं जब आप कंपेयर करो विद इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड्स एंड इक्विटी। सो दैट इज देयर। थैंक यू मानसी। Okay, Ashik, now you can take up Indian Express newspaper. I'll just stop sharing it. नाउ कमिंग टू इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। देखते हैं जो न्यूज़ नया है उस पर।
मैं प्रवेश से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आजकल देखते हो कि आईवीएफ का ना प्रचलन बढ़ गया है पिछले कुछ सालों में। ऐसा क्या कारण है? आप पहले इसके मैं दिखता इसके नहीं था। हाँ, टीयर 2 सिटीज में भी आईवीएफ नहीं था पहले। अब धीरे धीरे हम्म, लेकिन आईवीएफ कब बढ़ गया, मतलब आईवीएफ है क्या, आप शॉर्ट में बताइए, और क्यों बढ़ा? ठीक है। तो बेसिकली ये टेस्ट ट्यूब बेबीज जो है वो जो है अ, इस तरीके से प्रेगनेंसी होती है आईवीएफ के अंडर। तो नॉर्मल भाषा में इसका ये मतलब होता है। और दूसरा क्यों बढ़ गया है, तो पहला कारण ये है कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी ज्यादा देखने को मिल रही है हमारी जो वुमेन काउंटर पार्ट्स हैं उनमें। एक रीजन है। और दूसरा ये कि अ, थोड़ा मतलब जो वुमेन्स हैं उनका जो एटीट्यूड है वो थोड़ा चेंज हो गया। वो चाहती नहीं है कि मतलब अ, खुद की मतलब उनकी जो बॉडी है वो मतलब प्रेगनेंसी की वजह से अफेक्ट हो। तो ये प्राइमरी दो रीजंस है जिसकी वजह से आईवीएफ की तरफ वो बढ़ती हैं। एंड यहाँ पे मैं ये दूसरा तो बोलूंगी, जो हाँ। सोशल स्टिग्मा ज्यादा अटैच रहता था rather than मतलब अब इसके अराउंड जो अवेयरनेस जनरेट की जा रही है, we're seeing कि women they are coming forward, they are choosing this method of having a baby. So इसकी वजह से भी we are seeing कि और बाकी सारी वुमेन्स को भी encourage कर रहा है with doing this. And initial years में भी ये टेक्नोलॉजी इतना डाइवर्सली या इसकी डेंसिटी की बात करें तो इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं था, एंड प्लस कॉस्ट भी एक फैक्टर रहता है। हाँ, आई एग्री विद मानसी और प्रवेश। आईवीएफ बेसिकली टेस्ट ट्यूब नहीं होता है, वो स्पर्म और एग को लिया जाता है और उसको फर्टिलाइजेशन किया जाता है लैब में, उसके बाद फिर वो हाँ, वो डाला जाता बॉडी है के अंदर यूट्रस ही में, इम्प्लांट वुमेन का। किया जाता है। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब नहीं होता, डिफरेंट है वो टेस्ट ट्यूब तो वाला। इसको मतलब फुल अब फॉर्म होती है इन हाँ, विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हाँ। ठीक। हमने डिस्कस कर लिया था स्मोक के बारे में, सोसाइटी मेजर्स, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, क्या क्या लेना चाहिए। We already discussed the various security implication in Egypt and India. तो इंडियन डायस्पोरा मतलब बात करें तो अराउंड 90 लाख इंडियंस आर वर्किंग इन वेस्ट एशिया. Uh, So this is one security concern from India. and it meets over 50% of India's energy need. तो दो इसलिए इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है। और ट्रेड के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है. जरूरत नहीं है। ये प्रवेश आपसे क्वेश्चन है कि इंडियाज वोट ऑन यूएन रेजोल्यूशन marks a new realism in Middle East policy, but India diplomatic and political work is not done yet. तो ये इसका मीनिंग क्या हुआ एक तरह से, अगर आपको शॉर्ट में समझाना हो? मतलब मैं देखता हूँ कुछ। प्रवेश। आई थिंक actually I'm not aware of this India stand on this UN resolution, so I can't comment on this. ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि इंडिया ने वोट किया था पैलेस हाँ, दो वोट हुआ है वोट ही नहीं बेसिकली। किया, वोट ही नहीं. पहला वोट हुआ आई एम सेइंग कि इंडिया ने इस पे आप वोट ही नहीं किया जो यूएन रेजोल्यूशन आया था. हाँ, दो वोट हुआ इसमें। पहला था कि पीस करने के लिए, होता है ना, पीस रेजोल्यूशन था बिटवीन इन द गाजा वॉर। तो इंडिया हैज एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग, पहला तो ये था। दूसरा था कि इंडिया वोटेड इन फेवर ऑफ कि हमास हैज अटैक्ड इजराइल, इट इज अ फॉर्म ऑफ टेररिज्म, इस पर उन्होंने इंडिया ने वोट किया। तो आई थिंक इंडिया का जो स्टैंड है ना वो रियलिज्म है, ये बात हो रहा है कि हम लोग पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट करते हैं, एट द सेम टाइम वी कंडेम द टेररिस्ट एक्टिविटीज बाय कमिटेड बाय हमास। तो ये रियलिज्म हो गया ना, हम लोग ब्लाइंड सपोर्ट नहीं कर रहे पैलेस्तीन या इसराइल को, दोनों को हम लोग सपोर्ट करो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी हम्म. ग्राउंड पे। हाँ, तो ये हो ये गया रियलिज्म। न्यू रियलिज्म जो है, आई थिंक इसी चीज को हाईलाइट करने की इसी कोशिश. पे चीज पर
कि हम लोग का हमेशा टू स्टेट सोल्यूशन रहा है। जैसे दिल्ली ऑल्सो डक द क्वेश्चन ऑफ टेररिज्म ह्यूमैनिटी फ्रॉम द अरब वर्ल्ड विथ इट्स लेटेस्ट वोट ऑन लेटेस्ट यूएन जीए रेजोल्यूशन। दिल्ली हैज अंडरलाइन द प्राइमेसी ऑफ इट्स कंसर्न ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। क्यों? क्योंकि इंडिया का भी एक तरह से, इंडिया भी विक्टिम है टेररिज्म का, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन कश्मीर, पंजाब एक्सेट्रा। तो इंडिया कंसर्न शेयर करता है विद इसराइल ऑन दिस पार्ट, बट एट द सेम टाइम इंडिया ऑल्सो सपोर्ट्स पैलेस्टीनियन थ्रू एड पॉलिसी। तो ये दोनों, यूक्रेन का भी देखा गया, इंडिया रशिया यूक्रेन वॉर के समय में इंडिया ने रियलिज्म को सपोर्ट किया। तो और पैलेस्टीनियन का फुल स्टेटहुड ये इंडिया सपोर्ट करता है। लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया, हाँ, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी दिया जाता है इंडिया की तरफ से, लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया कंडेम्स टेररिज्म इन ऑल फॉर्म। तो ये हो जाता है, फ्रॉम फॉर इंडिया देयर इज नो गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म, दिस इज ओनली टेररिज्म। तो ये बात कर सकते हैं। तो ये रियलिज्म हो गया प्रवेश। ये ले सकते हैं। अशोक गुलाटी जी का है, जो हमेशा लिखते रहते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। पॉलिसी टू वॉट एट एट वोस्ट कॉस्ट, रिस्ट्रिक्शन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट लिमिट गेन्स इन ग्लोबल मार्केट, प्रायोरिटाइजेस डोमेस्टिक कंज्यूमर ओवर फार्मर्स। तो अपने जो फार्मर है, अपना जो प्रोडक्ट है मानसी यहाँ पर, वो बेसिकली कंज्यूमर बेसिस पर है कि फार्मर बेसिस पर है, फार्मर सेंट्रिक है नहीं, जो यहाँ सरकार का जो पॉलिसी है हम इंडिया दोनों में। चीजें बैलेंस करके चल रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम एक ही या तो कंज्यूमर्स को ही ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट को, या फार्मर्स के को। सो यहाँ पे रीसेंट ये जो स्पेसिफिक मेजर है, ये है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो सीरियल इन्फ्लेशन और फूड इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रही है। तो हम्म। डोमेस्टिक सप्लाई अगर अवेलेबल रहेगा तो वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, वो स्पेसिफिकली नहीं कि वो कंज्यूमर्स को हेल्प करेगा, फार्मर्स को हर्ट करेगा। तो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है ये दिस इज नॉट अ परमानेंट मेजर दैट इज बीन ब्रॉट इन। फार्मर्स के इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो फार्मर्स के इंटरेस्ट प्रमोट करने के लिए भी रिसेंटली वी सॉ कि एमएसपी हाइक किया गया है। बट उसमें भी एक चैलेंज जो कंसर्न जो है कि इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, वो प्रोपोर्शनेटली उतना इंक्रीज नहीं देखा गया है। तो एज सच हम नहीं बोल सकते कि इंडिया स्पेसिफिकली कंज्यूमर इंटरेस्ट को फेवर कर रहा है। और दूसरा है कि आवर रिस्ट्रिक्टिव एक्सपोर्ट पॉलिसी एक्सपैंडेड टू वीट, वो बढ़ जाता है, अनियन की तरफ भी चल जाता है। तो ये दिखाता है, तो फिर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि विद सच रिस्ट्रिक्टिव एक्सपोर्ट पॉलिसी हाउ कैन वन ड्रीम ऑफ बिकमिंग becoming a doubling of India's agriculture export as targeted set out by the government। हम लोग अगर सब चीज बैन करेंगे तो एक्सपोर्ट का टारगेट वो कैसे रीच हो पाएगा, ये क्वेश्चन उठाते हैं। तो लेकिन बात यहाँ पर ये बात करना है कि अगर सब चीज एक्सपोर्ट करेंगे तो इंडिया का कंज्यूमर प्राइस है वो भी बढ़ जाएगा, तो फिर उसे फूड इन्फ्लेशन बढ़ने का चांसेस है। तो आई थिंक गवर्नमेंट शुड मैनेज बोथ द एक्सपोर्ट मैटर ऑल्सो एंड ऑल्सो द इन्फ्लेशन मैटर विद इन द कंट्री। तो किया जाता है। तो थ्रू इसमें प्रवेश आप एक्ट बताइए जिसके अंडर ये सब मेजर्स दिया जाता है, रिस्ट्रिक्शन किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, कौन सा एक्ट है? हेलो। बेसिकली इसमें ईसीए एक्ट होगा, एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट 1950। फिर फिर एक और बात इसमें उन्होंने उठाया कि कैसे कॉम्पिटिटिव हमारा एग्रीकल्चर है। हमारा जो एग्रीकल्चर है वो हाईली कॉम्पिटिटिव नहीं है वर्ल्ड के हिसाब से। कुछ कुछ फील्ड में कॉम्पिटिटिव है जहाँ पर हमें जीआई टैग मिला है, फॉर एग्जाम्पल बासमती राइस, लेकिन हर चीज में नहीं है। तो हम लोग को प्रमोट करना चाहिए। तो इन्वेस्ट देयर इज मैसिव रिक्वायर्स ऑफ मैसिव इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, R&D, सीड्स, इरिगेशन, फर्टिलाइजर, बेटर फार्मिंग प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा। अभी R&D इज अराउंड 0.5% of agriculture GDP. This is small. India needs to become a powerhouse of agriculture product in agriculture export. तो ये सब चाहिए होगा। तो मानसी, कौशिक ऐसे व्हाट कौन आर से द, हाँ, सेक्टर्स हैं बोल। कौशिक ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर में जहाँ पर आर&डी, मतलब स्पेसिफिक सेक्टर जहाँ पर आप प्रमोट करेंगे आर&डी? मैं सबसे ज्यादा प्रमोट करूंगा हॉर्टिकल्चर सेक्टर में स्पेसिफिक, अच्छा। क्योंकि हॉर्टिकल्चर सेक्टर से चार फायदे हैं।
पहला है तो आपका जो वाटर टेबल है वो ज़्यादा यूजेस नहीं होता है, वाटर एफिशिएंट है हॉर्टिकल्चर। दूसरा कि जो न्यूट्रिशन क्राइसिस है हम पॉपुलेशन के अंदर में फूड ग्रेन खा करके सिर्फ, वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर से दूर हो सकती है। तीसरा, हॉर्टिकल्चर का ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है। अगर हनी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, या फिर एप्पल प्रोड्यूस कर रहे हो, ऑर्चिड प्रोड्यूस कर रहे हो, या फिर वेजिटेबल प्रोड्यूस कर रहे हो, ककड़ी, ये सब क्यूकम्बर, ककड़ी एक्सेट्रा, तो उसका एक्सपोर्ट मार्जिन ज़्यादा है, वो कर सकते हो। और पांचवा, फोर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो, आई थिंक 67 to 70% ऑफ द फार्मर्स ओन लेस देन 1 hectare ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड। मानसी कैन करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग। तो फार्मर्स। तो तो छोटा अगर हेक्टेयर है तो आप फूड ग्रेन प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते ज्यादा से ज्यादा। तो आप हॉर्टिकल्चर प्रमोट करोगे तो आप लेयर्स फार्मिंग कर सकते हो, मल्टी लेवल फार्मिंग उसी छोटे से हेक्टेयर में। इसलिए हॉर्टिकल्चर इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। और एक ठीक। मतलब ये आपने जो कंसर्न्स हाईलाइट करे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक एंगल हम्म। हो गया और न्यूट्रिशनल एंगल, तो यहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से आई वुड आल्सो से कि शुगर केन में भी R&D प्रमोट करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इथेनॉल हम्म। ब्लेंडिंग और उस सब के लिए। हाँ। फिर है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन विल टाइटन फाइनेंशियल कंडीशन में हेल्प रेजिस्ट प्रेशर ऑन रुपीज। तो मानसी इसको बता देगी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन है क्या और हम्म। कैसे वो यूज किया जाता है So शॉर्ट में। basically, open market operations, these हम्म। are a component of the monetary policy. So यहाँ पे RBI basically government bonds को या तो buy करता है या sell करता है. So ये दो options available रहते हैं. That depends upon कि हमारी अभी monetary policy है, whether it is contractionary or expansionary. So right now, since we are following or we are having the contractionary monetary policy, जिसमें we are trying to reduce the money supply in the economy. तो money supply तभी कम होगा जब आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड को सेल करेगा, तो सेल करेगा तो गवर्नमेंट के सॉरी आरबीआई के पास पैसा आएगा, दैट विल रिड्यूस द मनी सप्लाई इन सर्कुलेशन। सो दैट्स हाउ बेसिकली ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर कंडक्टेड बाय आरबीआई। हाँ, और फिर आरबीआई गवर्नर ने एक्सप्रेस किया है कि देयर इज क्रेडिट ग्रोथ, तो हमें स्क्वीजिंग आउट लिक्विडिटी चाहिए और टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी चाहिए। और साथ ही साथ देखा गया कि 10 year बॉन्ड है यूएस का, वो इट इज होवरिंग और 5%। डॉलर इंडेक्स हैज स्ट्रेंथन, तो उससे आउट ऑफ मार्केट एक होता है ना, इसमें प्रेशर क्रिएट होता है। जो अगर एक्सटर्नली हाँ, हाँ हाँ, फैक्टर्स लिंक्ड है, एक यही फैक्टर लिंक है जिसमें हम देख रहे हैं कि लास्ट 1 वीक से इवन जो हमारी स्टॉक मार्केट है मैसिव फॉल देखने को मिल रहा है। सो 20 billion डॉलर, मतलब यूएस और आरबीआई फॉरेक्स करेंसी भी फॉलन बेसिकली। तो बेसिकली ओएमओ सर्व एज अ यूजफुल टूल टू इंक्रीज द स्प्रेड बिटवीन द इंडिया एंड यूएस बॉन्ड यील्ड। अगर यूएस का बॉन्ड यील्ड ज्यादा होता है तो उससे इंडिया से जो रुपीस का वैल्यू है वो गिरता है, क्योंकि बाकी सब लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया में वो फिर वहां इन्वेस्ट करते हैं, है ना। हाँ हाँ, जी। तो ठीक है। कैपिटल आउटफ्लो होता है इंडियन मार्केट से, कैपिटल आउटफ्लो, हाँ, कैपिटल आउटफ्लो। एफपीआईज इन्वेस्ट करते हैं, दे एग्जिट फ्रॉम द इंडियन मार्केट, हम्म। सो रुपी स्टार्ट्स डेप्रिशिएटिंग। ये हमने बात कर लिया था पहले, राजीव गांधी और नरेंद्र ने क्यों